जय हिंद। वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कुमार गौरव सर द्वारा स्टार्ट किए गए जीके एंड जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच को यदि आप लोग नहीं ले पाए हैं तो आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम उसी सबकी क्लासेस हूबहू उसी कंटेंट के साथ आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जा रहा है। यदि आप तो केवल इस क्लास को अंत तक शिद्दत से देखना। यदि कंटेंट देखकर मज़ा ना आए तो कहना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह ब्रह्मास्त्र बैच उस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला है। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यह सर बताते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये तो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने सेल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हम इसमें बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने सेल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, पोषण। अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एजुकेशन पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, अगला चैप्टर है पोषण। तो हम पढ़ते हैं। देखिए, जीवों के वृद्धि, विकास एवं सभी जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों से युक्त भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है। तो पोषण क्या कहलाती है? जो कि जीवों के वृद्धि, विकास एवं सभी जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों से युक्त भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पोषण के प्रकार। देखिए, पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वपोषी, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक, और एक होता है विषमपोषी, हेटेरोट्रोपिक। तो देखिए, स्वपोषी कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? फूड जो अपना स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल जैसे ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब विषमपोषी। विषमपोषी कौन होते हैं? विषमपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं, किसी पर निर्भर होते हैं। क्या करते हैं? ये किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? देखिए, शाकाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी, इसमें गाय और हिरण आती है, ठीक है। मांसाहारी, जिसमें शेर आता है। सर्वाहारी, मानव, बिल्ली, चूहा, ये सब आते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक जो होता है, स्कवेंजर जो होते हैं, सियार, चील, कौवे होते हैं अपमार्जक, ठीक है। फिर अगला कौन है? अगला है परजीवी, जिसे जोंक, जू, ये परजीवी ये भी दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये भोजन अपना स्वयं से नहीं बनाते हैं। अगला सहजीवी, सहजीवी जैसे लाइकेन, जैसे कवक और शैवाल का जो सजीवन होता है उसे हम लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिए। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ठीक। आइए अब देखते हैं अगला। देखिए, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछे सवाल प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगला है भोजन मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है। किस में बटा होता है भोजन? देखिए, एक होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आते हैं। दूसरा शरीर निर्माण करने वाला खाद्य पदार्थ, इसमें कौन आता है? प्रोटीन आता है। और तीसरा रोधी क्षमता विकसित करने वाला खाद्य पदार्थ, कौन होता है? विटामिन और खनिज। तो हमने भोजन को तीन भागों में बांट दिया। एक ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट, वसा, एक शरीर निर्माण प्रोटीन, एक रोधी क्षमता विकसित करने वाला विटामिन और खनिज, ये होते हैं। अब देखिए, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? पोषक तत्व तो देख लेते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है, एक वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, जल होता है, एक रुक्षांश होता है, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा शुगर होती है। देखिए, आपको पहले ही बता दिया गया था क्लास में,
अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे क्लास देख लीजिए, हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में सभी क्लासेस पढ़ी हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जिसमें ओज लगा हो लास्ट में उसको हम शर्करा बोलते हैं, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। इसको खाने से, इसको लेने से शरीर में तुरंत ऊर्जा मिलती है। जैसे ग्लूकोन डी, जब खिलाड़ी मैदान पर होता है तो वो एनर्जी ड्रिंक लेता है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट लेता है जिससे उसको तुरंत एनर्जी मिले। तो जैसे हम ग्लूकोन डी पीते हैं तो हमको तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये क्या करता है, बॉडी में 50 से 75% ऊर्जा आपूर्ति करता है। तो आपसे पूछा जाए कि 50 से 75% ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। वो पाया कौन किस में जाता है, तो देखिए पाया जाता है गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, शक्कर, गुड़, सूखे फल और रसीले फल में, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और उनका अनुपात पूछ लिया जाए तो 1:2:1 होता है, ठीक है। इतना आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य को जीवन एक दिन में डेली उसको 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब इतना याद रखिए, ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आइए हम अगला देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। देखिए आप, जो मोनोसैकेराइड होता है इसमें एक शर्करा होती है, इसलिए उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनो मतलब होता है एक, ठीक है। और डाइसैकेराइड मतलब होता है 2, और पॉलीसैकेराइड मतलब होता है बहुत। क्या होता है, बहुत, ठीक है। आप इतना याद रखिए। देखिए मोनोसैकेराइड में कौन कौन होता है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं और गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखिए, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे फैक्ट। और अगला है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है, इसमें 2 शर्करा होती है। देखिए डाई मतलब 2 होता है, तो इसमें 2 शर्करा होती है। देखिए सुक्रोज में एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या करते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, तो इसलिए इसको डाइसैकेराइड कहते हैं। अगला है माल्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज, अगर माल्टोज में ग्लूकोज के 2 अणु मिल जाते हैं तो माल्टोज बनता है, ठीक है। अगला है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज हो जाता है तो ये लैक्टोज बन जाता है, ठीक है। इसे अभी ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाएगा, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। और अगला है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब जिसमें बहुत सारी शर्करा होती है, जैसे स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, पौधों में खाद्य संचयन जो होता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। और ग्लाइकोजन क्या होता है, जंतुओं में खाद्य संचयन को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और सेलुलोज जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। और काइटिन, जो काइटिन होती है वो कवक सेल वाल होता है, उसे हम काइटिन बोलते हैं, ये भी पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होती है सबसे मीठी शर्करा होती है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये किस में पाया जाती है, तो शहद में पाया जाता है, ठीक है। अगला टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रोज में कौन कौन मिला होता है भैया, तो सुक्रोज में ग्लूकोज और क्या मिला रहता है, फ्रक्टोज, ठीक है। मिल्क शुगर क्या कहते हैं, लैक्टोज। भैया लैक्टोज में कौन कौन होता है ये बता दीजिए, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। और सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं, तो आप इतना याद रखिए कि सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं,
कि ऐसा नहीं कि सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे ही, तो शर्करा है तो मीठा ही रहेगी, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं, जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं। मिल्क शुगर हम लैक्टोज को कहते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि काइटिन एक प्रकार की है, तो ये काइटिन एक प्रकार क्या है, मोनोसैक्राइड है, डाइसैक्राइड है, पॉलीसैक्राइड है। तो आप बताएंगे कि पॉलीसैक्राइड है, अभी आपको ऊपर बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है, गर्लफ्रेंड पर शक। अगर गर्लफ्रेंड पे आपको शक है, क्यों शक है भैया, क्योंकि वो दो अणु, मतलब कि दो बॉयफ्रेंड या दो अणु रखती है, इसलिए इस पर शक है। तो देखिए गर्लफ्रेंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सुक्रोज। तो गर्लफ्रेंड पर शक है, क्यों शक है भैया, दो अणु का है, दो डाइसैक्राइड है, ठीक है, ये याद रखिए। फिर दूसरा का है जीजीमाल। जीजीमाल का है ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा। तो जीजीमाल, जीजीमाल क्या होता है, माल्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। और लैक्टोज, आपको लैक्टोज किससे बना था भैया, तो ये बना था ग्लूकोज और किससे भैया, ग्लूकोज से और ग्लैक्टोज से, ठीक। तो आप ये याद रखिए। अगला हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन यह शरीर निर्माण कारी तत्व है, इसे हम बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगला, इसकी खोज किसने किया था, तो मुल्डर ने किया था, नाम बर्जिलियस ने दिया था। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता था, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता था, लेकिन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो आपसे इसमें अंतर पूछा जा सकता है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रोटीन को अमीनो अम्ल का बहुलक कहा जाता है। तो अमीनो अम्ल का बहुलक या पॉलीमर किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन को कहा जाता है। क्यों, देखिए 10 जो है 10 + 10 मिलकर 20 अमीनो एसिड बराबर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए 10 जो है हमें आवश्यक अमीनो एसिड चाहिए और 10 जो है हमारे शरीर में रहता है, दोनों मिलकर 20 अमीनो एसिड हो जाते हैं और एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए 20 अमीनो एसिड होता है, तो इसलिए इसका एक प्रोटीन बनता है, तो इसलिए इसे हम अमीनो एसिड का बहुलक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक अगला आपसे पूछा जा सकता है, शरीर में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहला जल और दूसरा प्रोटीन। सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, फिर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्रोत हैं और प्रोटीन के नाम है, तो मतलब किस स्रोत में कौन से प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अंडा में कौन से प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है ये किस में पाया जाता है, अंडा में। रक्त में कौन सा पाया जाता है, तो ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन, ये रक्त में पाया जाता है। मांसपेशी में कौन पाया जाता है, तो माइसिन, यहाँ पर लिखा नहीं है, माइसिन पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, माइसिन, ठीक। अगला देखिए नाखून, खूर, ठीक है, सींग और बाल। नाखून, खूर, सींग, बाल में कौन सी केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। एक होता है कैरेटीन, कैरेटीन नहीं केराटिन प्रोटीन है। कैरेटीन तो गाजर का नारंगी रंग होता है कैरेटीन के कारण, ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। गुड़सूत्र में हिस्टोप्रोटीन आपको बताया गया था। अनाज में ग्लूटीन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन और दाल में प्रोलेमिन्स, ठीक है। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोलेमिन्स। इस बात को याद रखिए, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट दाल है, यही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किसमें प्रोटीन पाई जाती है, तो स्पिरुलिना शैवाल जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है 65%। फिर सोयाबीन में 46%, दाल में 25%, अंडा में 13%, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में स्पिरुलिना शैवाल में सबसे ज़्यादा, सोयाबीन में, उसके बाद दाल में, फिर अंडा में। देखिए प्रोटीन से कमी से होने वाला रोग, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन रोग होता है, क्वाशिओरकोर और मेरास्मस। आपसे पूछा जाए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशिओरकोर और मेरास्मस, ठीक है। अगला हमारा पोषक तत्व है वसा। वसा जिसको हम फैट बोलते हैं और इसके बायोलॉजिक भाषा में लिपिड बोलते हैं। देखिए अंग्रेजी में इसे फैट बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी भाषा में लिपिड बोलते हैं।
और हिंदी में इसे वसा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रिजर्व फूड का कार्य करता है। मतलब क्या करता है ये कि ये रिजर्व, जब आप कोई फैटी भोजन लेते हैं तो ये आपके शरीर में रिजर्व हो जाता है। तो किससे मिलकर बना होता है? 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होता है। ठीक है, अब प्रति ग्राम ऊर्जा कैसे मिलती है इसको? 9.63 किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम में आपको लगभग जो है 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अभी हम आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट में कितनी मिलती थी, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछी जा सकती है कि शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 50 से 75% आपको बताया गया था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया जाए प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तब हो जाएगा वसा, क्योंकि प्रति ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? 9.6 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी। तो ये इस बात को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, ये तुरंत ऊर्जा देता है। वसा रिजर्व फूड होता है, जो आरक्षित भोजन होता है। ठीक है, और प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस और बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। देखिए शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का क्रम है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन में ऊर्जा पहले कौन प्राप्त करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है तो वसा से मिलती है, और वसा से नहीं मिलता है तो प्रोटीन। अगर प्रोटीन की पारी आती है तो व्यक्ति मरने के कगार पर आ जाता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत लास्ट स्टेज में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वसा या लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? तो वसा लिपिड 2 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त जिसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, और दूसरा है असंतृप्त जिसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे? सैचुरेटेड मतलब सेट, जो सेट हो जाते हैं, जैसे ठंड में जम जाते हैं, सेट हो जाते हैं, उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और गर्मी में पिघल जाते हैं, तो जो गर्मी में पिघल जाए ठंडी में जम जाए उसे हम सैचुरेटेड लिपिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे नारियल का तेल, घी, मक्खन, डालडा, पाम ऑयल। ठीक है, अब दूसरा क्या है? असंतृप्त लिपिड। असंतृप्त लिपिड जिसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ये ठंडी में नहीं जमते हैं, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में अब देख लीजिए, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल और मछली का तेल, जिसे फिश ऑयल बोलते हैं। और फिश ऑयल में आपको बता दें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिमाग के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है किसमें? मछली के तेल में। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, अब बताइए कि किसकी अधिकता से सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड लिपिड में कौन सबसे खतरनाक होता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि जो सैचुरेटेड लिपिड होता है वो सबसे खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि यह अधिक मात्रा कोलेस्ट्रॉल को जमा करती है। अगर यदि आप घी खाएंगे, अगर कार्य नहीं करेंगे, तो आपके नसों में ये जम जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आता है। ठीक है, नसें ब्लॉक्ड हो जाती हैं और हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसलिए इनका प्रयोग अपने अनुसार, मेहनत के अनुसार करनी चाहिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं वसा के कार्य। लिपिड के कार्य क्या होते हैं? ये त्वचा के भीतर जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है, जिसका चर्बी जिसमें ज़्यादा होती है, वसा को चर्बी बोलते हैं, उसको ठंड कम लगती है, क्योंकि वह त्वचा को बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, और अगला क्या है? खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाता है, जैसे घी है। ठीक है, ये सब क्या है? खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाते हैं। मक्खन है, और चोट लगने से बचाता है, जैसे जो चोट लगती है ना, उससे कौन बचाता है? ये वसा या चर्बी बचाती है। ठीक है, अगला क्या? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो लिपिड ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे अगर आप भूख पे हैं, हड़ताल में हैं, उपवास में हैं, तो आप तो कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो कौन से ऊर्जा देगा? तो लिपिड, जो जमा रहेगा वो टूटेगा
और उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन जो एग्जाम के लिए निश्चित आपसे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया जाएगा, और अवश्य बता रहे हैं कि यहाँ से कोई भी एग्जाम देंगे 1 क्वेश्चन तो अवश्य आता है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने। नाम किसने दिया? तो फंक। फंक ने नाम दिया था लेकिन खोजा था हॉपकिन ने। ठीक है, तो खोजने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए बड़ा नाम है इसका हॉपकिंस। ठीक है, नाम देने में तो कोई छोटू मोटू नाम दे देता है, तो फंक ने नाम दिया था, इससे याद रखेंगे। फंक ने नाम दिया था, खोजा था हॉपकिंस ने। अब विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है भाई साहब। कार्बोहाइड्रेट से, वसा से तो मिलती है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ये क्या करता है? इसका कार्य होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ये उपापचयी क्रियाओं को चलाने में सहायक होता है। अब बताए थे उपापचयी क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म में 2 प्रकार की होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम उपचय बोलते हैं और इसको अपचय बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, उपचय में सरल अणु जो है जटिल में बनते हैं, सरल अणु मिलकर जटिल बनाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में इसमें किसी चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन कैटाबॉलिज्म में इसमें टूटता है, अपचय होता है, मतलब जटिल अणु सरल अणु में टूट जाते हैं। ठीक है, इसमें टूटता है। जैसे शोषण जो होता है जटिल अणु से सरल अणु में टूटता है। तो आप याद रखिए उपापचयी क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में किसी चीज़ का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, और कैटाबॉलिज्म में जो है किसी चीज़ का टूटता है। लेकिन आपसे पूछा जाए शोषण किस प्रकार की क्रिया है, तो कैटाबॉलिज्म। आपसे बोला जाए फोटोसिंथेसिस किस प्रकार के, तो एनाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए घुलनशीलता के आधार पर लिपिड और विटामिन, ठीक है सॉरी विटामिन, तो विटामिन जल में घुलनशील कौन कौन सी होती है? तो इसको याद रखने के लिए सर ने बताया था भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। तो जैसे भैंस से बी और सी, बी सी जो होती है वो पानी में घुल जाती है, तो भैंस गई पानी में मतलब पानी में घुल जाती है। ठीक है, और लिपिड में कौन है? ए डी ई के जो विटामिन है ये लिपिड में घुलती है। ठीक है, देखिए आपको विटामिन के नाम को, रासायनिक नामों को कैसे याद रखना है, इसके लिए ट्रिक है। रथ पर एक टॉफी, फिलोक्विनोन। ठीक है, रथ पर एक टॉफी, तो इससे हमको याद रखेंगे र से रेटिनॉल, थ से थियामिन, थायमिन इसको मत पढ़िएगा, थियामिन पढ़िए, पर को छोड़ दीजिए। ए से एस्कॉर्बिक्स, ठीक है, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, र से रेटिनॉल विटामिन ए, थ से थियामिन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, ट से टोकोफेरॉल विटामिन ई, और क से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, और फी से फिलोक्विनोन विटामिन के। ठीक है, इससे आप याद कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन ए को देखते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल, अभी आपने याद किया। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी और जीरोथैल्मिया रोग होता है। रतौंधी और जीरोथैल्मिया रोग होता है। रतौंधी रात में नहीं दिखता, आँख का सूख जाना, जीरोथैल्मिया आपको बायोलॉजी की शाखा में आपको बताया गया था। जीरो मतलब होता है ड्राई। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो इतनी पॉइंट को छाप के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग को नाभिक रोग भी कहते हैं। क्यों नाभिक रोग कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये नाव चलाने वाले लोगों में देखा गया था, जो नाव चलाते थे उनमें देखा गया, इसलिए इनको नाभिक रोग भी कहते हैं। तो स्कर्वी को नाभिक रोग भी कहते हैं, इस बात को याद रखिए। और ये सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आंवला में सर्वाधिक। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन विटामिन सी है, और मूत्र के द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन। इसका ट्रिक तो सर ने गजब बताया था, अभी आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे कोई बच्चा है, अगर वो सूसू नहीं कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सी शी शी, शी शी करेंगे तो वो सूसू कर देगा, तो सूसू कर देगा तो सीसी निकल जाएगा। तो कोई भी बच्चा को सूसू कर दिया तो सीसी निकल गया, सीसी निकल गया सूसू करने से, सूसू करने से सीसी निकल गया। तो इससे याद रखेंगे कि सूसू मूत्र त्यागने पर कौन सी विटामिन निकल जाती है? तो विटामिन सी निकल जाती है। ठीक है,
अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल उसको रासायनिक नाम बोलते हैं। कमी से कौन होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, दो बीमारी होती है। कौन कौन? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो बच्चों में होता है जिसको सूखा रोग बोलते हैं, इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सनलाइट में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी पाई जाती है। कौन सी? विटामिन डी पाई जाती है सनलाइट में। और विटामिन डी हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। कौन सी विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है? तो विटामिन डी करती है, इसको छाप कर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। ठीक है, इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। कौन से विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। तो फर्टिलिटी का कौन किस में होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन के। फिलोक्यूनान। फिलोक्यूनान विटामिन के को कहते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन करता है? तो विटामिन के। ठीक है, और इसकी कमी से रक्तस्राव होने लगता है। तो किसके कमी से रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के की कमी से। और रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन होता है? तो विटामिन के होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। तो विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 थियामीन, इसको थायमीन में पड़ गया, थियामीन है। ठीक है, इसकी कमी से कौन कौन रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन रोग होता है? बेरी बेरी। और पॉलिश चावल में विटामिन B1 अनुपस्थित हो जाए, जैसे आप चावल को अगर अधिक धोएंगे तो विटामिन B1 चला जाता है, इसलिए चावल को रगड़ के नहीं धोना चाहिए। ठीक है, अगला विटामिन B2 देख लेते हैं। B2 राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन है। ठीक है, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। किलोसिस रोग में होठ का फटना, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो किलोसिस रोग में क्या होता है? होठ का फट जाना और मुंह में छाले पड़ जाना। कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 से। ठीक है, इसमें हम विकासुल कैप्सूल लेते हैं। अब अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन विटामिन 3 का नाम है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है और इसी का नाम 4D रखा गया है। 4D रोग किस में होता है? तो नियासिन कमी से, मतलब विटामिन B3 की कमी से। 4D क्यों है? जिसमें 4 डिजीज आती हैं जो स्किन संबंधित होती हैं और कुछ मस्तिष्क संबंधित होती हैं। ठीक है, तो अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक अम्ल जो है विटामिन B5 का नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया बर्निंग फूट सिंड्रोम होता है। बर्निंग फूट सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या है? पैरों में जलन होने लगती है। अगर पैरों में जलन होने लगती है तो इसका मतलब कि विटामिन B5 की कमी है। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन B9। इसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको डॉक्टर जो होता है फॉलिक एसिड की गोलियां देता है। ठीक है, फॉलिक एसिड की गोलियां देता है, उसमें विटामिन B9 होता है। ठीक है, अगला विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 इसको हम बोलते हैं साइनोकोबोलिन। ठीक है, साइनोकोबोलिन इसको बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु। आपसे पूछेगा, ये भी कई बार पूछ चुका है, इसको याद रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, हमने पहले देखा था। अब विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है, मतलब विटामिन ए का संरक्षण कहाँ होता है? तो विटामिन ए में, ये भी याद रखिए। पॉलिश्ड राइस में विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, ये भी हमने आपको बताया था। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो कि प्लांट में नहीं पाया जाता, केवल जंतु में पाया जाता है। तो विटामिन डी, अगला है विटामिन डी हार्मोन्स की तरह व्यवहार करता है, ये भी बताया गया। और सनलाइट में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का में सहायक कौन है? विटामिन के। ठीक है, कौन है? विटामिन के। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सुसु करने से सीसी निकल जाता है। ठीक है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी से फर्टिलिटी या बांझपन की कमी होती है, मतलब बांझपन हो जाता है। अब विटामिन का कार्य क्या होता है? तो विटामिन के कार्य होते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म क्रिया में सहायक। ठीक है, क्या होता है?
में सहायक। अगला है खनिज लवण। अगला हमारा पोषक तत्व है खनिज लवण, मिनरल्स साल्ट। देख ठीक है, तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। मानव शरीर में 29 तत्व पाए जाते हैं, किसके? खनिज लवण के। इससे ऊर्जा तो नहीं मिलता है। तो अब तो देखिए विटामिन से और मिनरल से आपको ऊर्जा नहीं मिलता है। ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं में आवश्यक होते हैं, लेकिन इससे ऊर्जा नहीं मिलता है। अब देखिए शरीर में कुछ आवश्यक जो हैं पोषक तत्व हैं, आवश्यक खनिज हैं, जैसे सोडियम। सोडियम क्या करता है? रक्त दाब नियंत्रण, बीपी को कंट्रोल करता है। तो सोडियम किसको कंट्रोल करता है? बीपी को शरीर में। देखिए सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगी, ठीक है, बीपी बढ़ेगी। अगर सोडियम की मात्रा कमी होगी तो बीपी घटेगी। तो जैसे सोडियम की मात्रा बढ़ी वैसे बीपी बढ़ी, सोडियम की मात्रा घटी तो बीपी घटी। पोटेशियम पेशी संकुचन में नियंत्रण रखता है। कैल्शियम हड्डी मजबूत और रक्त का थक्का बनाने में काम करता है, जैसे विटामिन के और कैल्शियम, ठीक है। फास्फोरस पी दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, ठीक है। और लौह Fe जो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और आयोडीन घेंगा गलगंड रोग, इसके कमी से, आयोडीन की कमी से कौन होता है? गलगंड थायराइड में पाया जाता है, इससे हो जाता है, ठीक है। तो इन पोषक तत्वों को अब याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल, वाटर को हम पढ़ते हैं। वाटर शरीर के वजन का लगभग 65 से 75% भाग जल होता है। जैसे किसी का 65 है किलो वजन, इसका 65 से 75% उसके बॉडी में जल होना चाहिए। उल्टी और रक्तचाप, दस्त में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब उल्टी और दस्त में जल का निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। वयस्क को 4 से 5 लीटर जल डेली पीना चाहिए, ठीक है। एक वयस्क को 4 से 5 लीटर जल डेली पीना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य को, ठीक है। उसके बाद जल से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी। तो देखिए हमको मिनरल से, विटामिन से और जल से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में ORS दिया जाता है। ORS की खोज किसने किया था? तो दिलीप महालनोबिस ने किया था। दिलीप महालनोबिस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें पद्म विभूषण हाल ही में मिला था। इन्होंने ORS की खोज किया था, किसमें? डिहाइड्रेशन में। O से होता है ओरल, R से होता है रिहाइड्रेशन और S से सॉल्यूशन। तो जिसको दस्त उल्टी होते हैं तो उसे ORS दिया जाता है। तो इतनी बात अब रखिए। अब हमारा पोषण जो है ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन, पाचन पढ़ेंगे। तो इस कैसी क्लास लगी? अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपका इसको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इजी एजुकेशन में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।